हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्या पढ़ा था, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चे टू बी ऑनेस्ट क्या है, आज जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज कंपोजिशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है ही, इसके साथ साथ कई छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जो हम क्या करेंगे इसके साथ में ही कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। यानी कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर उस सब्सटेंस के, मतलब कोई भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले किसी भी सब्सटेंस का मतलब आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके परसेंटेज फाइंड आउट करना कि कितने परसेंट वो चीज मिलने वाली है, तो दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। यानी कि आप किसी भी सब्सटेंस को जो एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी डन बाय टू मेथड। First one is the constituent elements are present. The constituent elements are present कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, वहां से आइडिया। दूसरा क्या बता सकते हैं, दैट द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स, the relative amounts of element of each type present in a given mass of the compound। that is कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच टाइप, तो जितने भी गिवन मास ऑफ द कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है उसके मास से रिलेट करना किसका अमाउंट, जो इंडिविजुअल जो एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो उस तरीके से, तो जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें जो सबसे पहला आता है हमारा, वो आता है मास परसेंटेज। क्या आता है बच्चे, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, चाहे अब यहाँ पर मास लगा लो या फिर क्या लगा लो मार्क्स लगा लो, है ना। तो मार्क्स लगा लो या मार्क्स लगा लो, आपको मार्क्स निकालने आते हैं ना अपने। मान लीजिए मैंने ये बोला कि आपके मार्क्स कितने परसेंट आए हैं, तो आप क्या करते हो, गिवन मार्क्स बाई में टोटल मार्क्स। मान लीजिए आपने कहा कि मैम 495 आए आउट ऑफ 500, खुश हो जाओ, है ना। 495 अपॉन में 500 इंटू में 100, तो यहां से आप क्या निकाल लेते हो, परसेंटेज निकाल लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज बनती है, तो आप केमिस्ट्री के मार्क्स लिखोगे। यानी कि इस टोटल परसेंटेज में केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना था, ये मैं कहूं, इस टोटल परसेंटेज में से केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स रखेंगे, इनटू में 100 रखेंगे, तो वहां से आपकी केमिस्ट्री की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से ही हमें क्या करना है कि जिसका एक कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक एलिमेंट की क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज से तो सब का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, C6H12O6। तो अब आपको निकालना है इसकी मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो ग्लूकोज होता है उसका जो मोलर मास है होता है कितना, 180। निकाल के कैसे देखेंगे, 6 इंटू में क्या कर देंगे, कार्बन का मास 12 प्लस में 12 हाइड्रोजन है, इंटू में क्या आ जाएगा 1, प्लस में 6 ऑक्सीजन है, इंटू में क्या आ जाएगा 16। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 180, ठीक है। तो ये किसका मास निकल के आ गया बच्चों, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब मुझे क्या चाहिए, मास परसेंटेज चाहिए। तो अब ये देखो आपके पास में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पहले मैं निकालूंगी मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब कार्बन आपके पास में कितने हैं,
कार्बन का मास बता दीजिए ना टोटल, तो टोटल कितना है 12 एक का होता है, टोटल 6 है तो कितना हो जाएगा 72 अपॉन में क्या आ जाएगा 180 इंटू में क्या कर देंगे 100, तो यहाँ से जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आएगी 40%, यानी कि ग्लूकोज के अंदर 40% कार्बन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही क्या है मास परसेंटेज आप निकाल सकते हो किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 180 इंटू में क्या आएगा 100, तो यहाँ से जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आएगी 6.67%। सेम केस ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज किसकी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है 96, ठीक है, 180 इंटू में क्या आएगा 100, तो यहाँ से जो इसकी परसेंटेज आएगी वो आएगी 53.33%। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि किसी भी कंपाउंड के जो कंपोनेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो उनकी जो मास उनकी परसेंटेज कंपोजिशन जो हमें बताइए, तो इस तरीके से आप उनकी परसेंटेज कंपोजिशन इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चे सिंपल सी थी मास परसेंटेज। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे कई टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले चलो इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इंपेरिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला which gives the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula. सो क्या कहा इसने, द फॉर्मूला विच गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम, यानी कि ऐसा फॉर्मूला जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका एक सिंपल रेशियो हमें प्रोवाइड करे, ऐसा फॉर्मूला क्या कहलाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, तो क्या कहूंगी, द फॉर्मूला which gives the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound is called molecular formula। तो बच्चों क्या कहा इसने, देखिए दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से सुनिए। अब इन दोनों डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करेंगे हम एक्सप्लेन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो पहले वाले केस में कहते हैं द फॉर्मूला विच गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कोई कंपाउंड है आपके पास में, वो कंपाउंड जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और वो मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो वो जो एलिमेंट है उनका आपस में जो रेशियो होगा किस उस फॉर्मूले के अंदर वो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके आना है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल में लेती हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो H2O2 है ना, तो ये क्या है आपको पता है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये किस रेशियो में है 2:2 के में है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इसको तो ये एक्चुअल है, ये क्या है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है
जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन ये क्या है, दोनों रेशियो आपस में कट हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये H और O बन गया, यानी कि रेशियो किस में आ गया, 1:1, सिंपल रेशियो में लेके आई। तो यहां पर जो आपका HO बना है ये क्या कहलाएगा, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो एग्जैक्ट था वो क्या कहलाता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये नहीं है आपने किसी भी नंबर से डिवाइड करे, इक्वली सबसे डिवाइड होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ग्लूकोज का एग्जांपल लेती हूं मैं। तो ग्लूकोज क्या होता है आपके पास में, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई काटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे भी बड़े नंबर से कट हो सकता है ना, 6 से कट हो सकता है। तो ये 6, 2, 1, सॉरी 1, 2, 1, तो ये क्या हो जाएगा, CH2O। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, सो दैट इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्या है, सिंपल रेशियो में आया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो, बेंजीन का ले लीजिए। बेंजीन क्या होता है आपका, C6H6, तो 1:1 में आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, CH। तो C6H6 आपका यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और CH आपका यहां पर क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैं क्या निकालू बच्चे, रिलेशनशिप निकालती हूं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला को मैं EF से और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को MF से क्या कर रही हूँ, सिंबलाइज कर रही हूँ, तो अंडरस्टूड कीजिएगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये बात याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N में एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेयर इज N यहां पर क्या है, सिंपल रेशियो है, यानी कि जिस रेशियो से आपने क्या किया, डिवाइड किया, यानी कि C6H6 आपने CH कर दिया, तो 6 यहां पर क्या था जिससे आपने डिवाइड किया, वो N था, ठीक है। तो ये N निकालेंगे कैसे, इस N को फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो जो N होता है आपका वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कौन सा होता है, जैसे कि आपने बेंजीन में देखा था, या फिर चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2, ये क्या था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, HO क्या था आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसके मास की बात कर रहे हैं, 16 और 1 17, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता है, गिवन हो सकता है ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वहां से आप पहले N की वैल्यू निकालेंगे, उस N की वैल्यू में आप उस एम्पेरिकल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, मान देखो अब यहां पर तो HO था ना, यहां पर HO था, यानी कि C6H2O ले लिया मैंने, C6H2O। तो ये तो किसकी वजह से हमने कह दिया कि मैम ये तो क्या हो गया, हमने तो C6H12O6 कर लिया। जरूरी थोड़ी है कि ये जो रेशियो है वो हमेशा ग्लूकोज का ही हो। अगर मैं इसको कुछ और रेशियो ले लूं, मान लो C4H8O4 कर सकती थी, है ना। अब 4 से करना डिवाइड, क्या आ जाएगा, CH2O। तो यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला तो एक सिंपल रेशियो है ना किसी भी कंपाउंड का। तो कंपाउंड तो कुछ भी हो सकता है, जब तक हमें वो वैल्यू नहीं पता कि जिससे इनके रेशियो को आपस में डिवाइड किया गया, यानी कि N अगर हमारा कंफर्म नहीं है तो नहीं निकाल सकते ना। तो ये अब इस पर क्वेश्चन कैसे होगा वो समझना है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप आपको उससे जो है कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो चीज समझ में आएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव दी फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनालिसिस करने पे हमें कुछ पर्टिकुलर कंपोजिशन देता है, यानी कि कहता है उसमें कार्बन जो है वो 57.8% है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो कितना दिया हुआ है 3.6% है, ओके, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो बाकी की जो बची हुई है वो क्या है, इसने कह दिया कि भाई ऑक्सीजन है। साथ में कहता है द वेपर डेंसिटी of the compound was found to be 83,
और कहता है क्या फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए क्या क्या डाटा इसने मुझे दिया है। इसने कहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी एनालिसिस की गई, जिसमें कार्बन कितने परसेंट है, इतना, हाइड्रोजन इतने परसेंट, और बाकी की बची हुई क्या है, ऑक्सीजन। यानी कि 100 में से इन दोनों को ऐड कर देती हूँ और बाकी माइनस कर देती हूँ, तो बची हुई क्या रह जाएगी, ऑक्सीजन रह जाएगी। साथ में इसने क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दी है। देखो बच्चों वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी अगर मेरे पास है तो यहाँ से मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ, है ना। एक फॉर्मूला था ना हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास निकालने का, 2 into में मोलर मास निकल के आ जाएगा मेरा। 2 into वेपर डेंसिटी क्या होती है आपकी, मोलर मास होती है, राइट। तो अब साथ में और क्या दिया है, क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको मोलर मास गिवन हो और कुछ क्वेश्चन में इसको वेपर डेंसिटी की फॉर्म में दे दिया हो, तो यहां से आपको मोलर मास पता चल जाएगा। आप कहते हैं फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का पता करना है। तो सबसे पहले तो हम बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट मेरे पास कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी है, देखो रेस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे कि कितनी कितनी परसेंटेज में ये था। तो 57.8% इसने बताया कार्बन, 3.6% इसने कितना क्या बताया मुझे, हाइड्रोजन। तो जब मैं क्या करूंगी, 100 में से 57.8 प्लस में 3.6 ये माइनस करूंगी तो कितना बच जाएगा मेरे पास में, 38.6, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 38.6% क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी। फिर मैं यहां से निकालूंगी इनका एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो बच्चों देखो ये टेबल हमें पता होनी चाहिए, इस तरीके से टेबल बनानी है, ये क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ तरीका बताती जा रही हूँ। उसके बाद में क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास, क्योंकि 100 में से तो ग्राम ही हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 57.8 अपॉन में 12, 3.6 अपॉन में 1, 38.6 अपॉन में 16। तो यहां से जब मैंने इसको सोल्व किया तो 4.82, ठीक है। यहां से सोल्व किया तो 3.60 और इसको सोल्व किया तो 2.41, ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई। इसके बाद में मुझे क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालना है। अब ये स्टेप समझिएगा कि इस मोल रेशियो में करना क्या है। इस मोल रेशियो में आपको क्या करना है, इन डिजिट्स को, ये जो आपके मोल्स निकल के आए हैं, इनको डिवाइड करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड किससे करना है, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, देखो 2.41, उसी से तीनों को डिवाइड कर देना। क्या आएगा, 4.82 डिवाइडेड बाई 2.41, 3.60 डिवाइडेड बाई 2.41, 2.41 डिवाइडेड बाई 2.41। तो बच्चों जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आई 2, इसको डिवाइड किया तो 1.49, इसको डिवाइड किया तो 1। तो देखो यहां पर, या इसको मैं थोड़ा सा आगे सोल्व कर देती हूँ। देखिए कार्बन की वैल्यू आई 2, हाइड्रोजन की वैल्यू आई 1.49, रेशियो है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैल्यू आई 1, ये रेशियो है बच्चे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये 2 है, 1.49 है, 1। बट आपने आज तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला देखा है जिसमें इस तरीके से फ्रैक्शन मिले, नहीं देखा ना। तो ये अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो उस फ्रैक्शन को हमें हटाना पड़ेगा। उस फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे, इसको, इनको तीनों को ही किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि फ्रैक्शन हट जाए। तो ये 1.49 अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1.5, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। तो अगर मैं इन तीनों को 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा 4, कार्बन के आगे आ जाएगा 4, हाइड्रोजन के आगे क्या आ जाएगा 3 और ऑक्सीजन के आगे क्या आ जाएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ना। तो अब क्या आएगा आपके पास में, जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ये जो फॉर्मूला निकल के आया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकल के आया, ये निकल के आया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया, C4H3O2, C4H3O2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N में इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, N नहीं है, तो N कैसे निकालूंगी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं पहले, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो कितना आ जाएगा, 4 into 12 प्लस में 3 into में 1,
प्लस में 2 इंटू में 16। तो इसको जब मैं सॉल्व करती हूं तो वैल्यू आती है 166। 166 एक मिनट 48 प्लस में 3 और 8 और 3 11 और 2 13, 3 और 3 6 और 4 3 और 4 7 और 1 8 83। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 83। और यहां पर इसने मेंशन भी किया है दैट द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 83। तो यहां पर इसने वो चीज मुझे मेंशन भी कर दी थी कि जो मास आ जाएगा 83। मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, ये भी 83 है, ये इसने क्या दी वेपर डेंसिटी दी है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा या फिर मोलर मास आपको जिसको बोलते हो वो क्या होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 83। तो यहां से तो आ गया 166। और इंपेरिकल फॉर्मूला भी कितना आया आपका 83। दोनों सेम नहीं है, कोइंसिडेंटली सेम आया, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें कोइंसिडेंटली यहाँ पर 83 है, 83 जो है वेपर डेंसिटी गिवन है, ये नहीं गिवन है, ये कोइंसिडेंटली 83 आया है। तो अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, यहां से मुझे चाहिए था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे n इंटू में क्या चाहिए था, इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए था। इंपेरिकल फॉर्मूला है तो n कैसे निकालूंगी, मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी निकाला कितना है 166 अपॉन में क्या इंपेरिकल फॉर्मूला मास विच इज 83। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या है C4H3O2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये जो बेस वैल्यू, क्योंकि डिवाइड भी तो आप इसी को कर रहे हो ना, डिवाइड भी आप इसी को कर रहे हो, तो यही बेस वैल्यू भी क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी। तो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा C8H कितना आ जाएगा आपके पास में 6 और O कितना आ जाएगा 4, C8H6O4। तो ये क्या आपका निकल के आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसने हमें गिवन किया था। तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एलिमेंट लिखेंगे, फिर हो सकता है जो मास आपको दिया होगा सिंपल ग्राम की फॉर्म में दिया हो या फिर परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो, या फिर ना भी दिया हो तो आपको पहले परसेंटेज मास निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालते हैं वो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मास परसेंटेज निकालना सीखा था। उसके बाद में आप लिखेंगे इनका एटॉमिक मास, उसके बाद में एटॉमिक मास के बाद में आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मोल्स आपको निकालने आते गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स जैसे ही निकल गए उसके बाद आपको निकालना है मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं कि जितने भी आपको अलग अलग मोल्स मिले उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना। तो यहां से आपकी जो क्या है कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अगर वो वैल्यू क्या है सिंपल रेशियो में है तो वो क्या होगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला में आप उन एलिमेंट के बेस में लगा देंगे। और अगर वो कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रैक्शन आ जाते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना है जिससे वो फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला निकलने के बाद में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला फॉलो करेंगे n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, और n को निकालने के लिए क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो बच्चे ये जो टॉपिक था इंपेरिकल फॉर्मूला मास का अच्छा टॉपिक है बट इजी भी है, बस आपको क्या करनी है थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस पर करके देखने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टेचोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब स्टेचोमेट्री क्या होता है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं दैट स्टेचोमेट्री मीन्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप among the reactants and products। दैट मीन्स कि स्टेचोमेट्री हमें क्या बताता है, ये बताता है एक रिलेशनशिप बताता है हमें किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। कैसे रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटेटिव, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी से रिलेटेड हमें ये चीज बताता है, ठीक है। अब क्वांटिटी की अगर बात आती है तो आप लोगों ने अभी तक जितनी भी क्वांटिटी की टर्म्स पढ़ी है तो उन क्वांटिटी में आप उसको मोल पढ़ते थे, राइट। जैसे आपको आपके पास में अमोनिया की इक्वेशन है N2 प्लस में H2,
गिव्स अस NH3। तो जब आप इस टर्म को बैलेंस करते थे तो क्या आता था, इधर 3 से मल्टीप्लाई करते थे, इधर 2 से। तो आपने कहा कि 1 मोल ऑफ N2, ये जो आगे की जो टर्म्स होती है इसको कहते हैं 1 मोल आपने नाइट्रोजन का लिया, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आपको मिल गया। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जो क्वांटिटी बता रहे हैं बच्चे, जिसको मोल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं यहां पर लिख भी सकती हूं दैट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ केमिकल इक्वेशन कैन बी interpreted as the number of moles of each substance। यानी कि ये क्या बता रहा है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता रहा है सब्सटेंस के, इंटरप्रेट कर रहा है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको इंटरप्रेट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, हर एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है बच्चों, देखो मैं यहाँ पर बहुत बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ क्योंकि +1 क्लास है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत बेसिक क्लास है। तो ये जो छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना, वो अभी तो आप इनको डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ रहे हो, आगे जाके आप इनको पूरे मतलब एज अ वर्ड यूज कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आप बचपन में सीख चुके होते हो, लेकिन बड़े होके यानी कि अब अगर आपको अब इस लेवल पे आके आप क्या करते हो, उनका यूज करना सीखते हो, है ना। तो ऐसे ही क्या, यहाँ पर जो आपने चीज सीखी, आगे जाके वो उन चीजों को डायरेक्ट आप अप्लाई करते हो। ये तो नहीं है कि अब इस लेवल पे आने के बाद पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखते हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पीडली आपने सब कुछ निकाल दिया, हाँ ऐसा स्टोइचोमेट्री था, अब इन द फ्यूचर कुछ आ जाता है, हाँ स्टोइचोमेट्री कुछ सुना तो था, क्या था अब ध्यान नहीं आ रहा है क्या है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में अपनी रखनी है। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका जो आपकी जो 10th थी, उसमें 10th के जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें आप केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन आपका जो था फर्स्ट चैप्टर था। तो एक केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, तो केमिकल इक्वेशन के लिए पहले देखो मैं फटाफट रूल्स बता देती हूँ। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन, कोई भी जो कंपाउंड है उनके बीच में क्या रिएक्शन हो से क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको क्या पता होना चाहिए, उनके एक सिंबॉलिक फॉर्म पता होनी चाहिए। उन सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट को बीच में प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में एरो होता है, एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये फॉर्म हो रहा है, ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ब्रैकेट में हम क्या मेंशन करते हैं, इनकी फेजेस मेंशन करते हैं, यानी कि स्टेट मेंशन करते हैं। दैट मीन्स कि जो आपका एलिमेंट है, आपका जो कंपाउंड है, वो सॉलिड स्टेट से है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट से है या फिर एक्वस स्टेट से है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उनको उन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सम को क्या करते हैं बच्चे, इक्वलाइज करते हैं, बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर बात आती है कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है उसके मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो आपके पास में 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपके पास में आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको आप और भी बोल सकते हैं, आप इसको बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड, ठीक है। सेकंड आता है आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड। थर्ड आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फोर्थ आता है आपका, क्या आता है बच्चे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये जो 4 मेथड होते हैं जिससे आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड और ट्रायल और एरर मेथड आप ऑलरेडी जो 10th में कर चुके हैं वही होता है, जिसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, आप लोगों ने सिंपल सा अपनी तरफ से मेथड लगाने शुरू किए होंगे कि भाई आप पहले लिखते हो कि हर एक कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी, क्या वो बैलेंस है या नहीं है। नहीं है तो आप पहले मेटल को बैलेंस करते थे, फिर नॉन मेटल को और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते रहते थे, जिस दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी। दैट्स वाई इसका जो नाम
काम है हिट एंड ट्रायल, भाई ट्राई करते रहो, एरर भी आएगी, ट्राई करते रहो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा मेथड आता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है, जो आपको इक्वेशन दी होती है उसको 2 पार्ट्स में या फिर 2 से ज्यादा पार्ट्स में भी हम क्या कर लेते हैं बच्चे, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उनको डिवाइड करने के बाद में सेपरेटली उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करते हैं और फर्दर उनको वापस से ऐड करके फाइनल इक्वेशन बना देते हैं। जो थर्ड और फोर्थ मेथड आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दोनों मेथड क्या है, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे और यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो ये जो दोनों मेथड है ये हम अब इस यूनिट में नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे रेडॉक्स में, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। जो आपकी 8th यूनिट आने वाली है रेडॉक्स रिएक्शन, उनमें क्या है, उनमें मेन ही जो टॉपिक है वो ये 2 मेथड है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में डिटेल में हम ये 2 मेथड पढ़ेंगे। तो अभी मैं बात करती हूँ पार्शियल इक्वेशन मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छे से आता होगा। पार्शियल इक्वेशन मेथड की बात करती हूँ। इवन तो देखो ये ठीक है, हमें एक अच्छा रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है हिट एंड ट्रायल मेथड के कंपैरिजन में, बट फिर भी ये बहुत कम यूज किया जाता है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके रूल्स की बात की जाए, स्टेप्स की बात की जाए, तो जो पहला स्टेप आता है क्या आता है, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज supposed to occur in steps। जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे, स्टेप्स में करेंगे। स्टेप्स केमिकल इक्वेशन, दैट इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। ओके, या फिर पार्शियल इक्वेशन बोल देते हैं। सेकंड जो आता है इसका कहता है ईच पार्शियल इक्वेशन, यानी कि जो अलग अलग स्टेप है उनको हम बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन। सो ईच पार्शियल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सेपरेटली। उनको क्या करेंगे हम, सेपरेटली बैलेंस करेंगे। किस मेथड से, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। थर्ड आता है आपका, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द पार्शियल इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड, द पार्शियल इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय suitable नंबर इफ नेसेसरी। अब वो नेसेसरी क्यों होगा, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, आपको क्लियर होता रहेगा। सो एज टू cancel out the species which are not involved। कई बार क्या होता है बच्चे, इस इक्वेशन मेथड को बैलेंस कराते वक्त हमें अपनी तरफ से कुछ एटम को ऐड करना होता है। ठीक है, जब हम फाइनल इक्वेशन अपनी बनाते हैं तो उनको वापस से कैंसिल आउट करने के लिए कुछ नंबर से उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इन दी ओरिजिनल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं यहां पर इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फोर्थ स्टेप आता है फाइनली द पार्शियल इक्वेशंस आर एडिड टू गेट फाइनल इक्वेशन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाए तो उसको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। मेरे पास एग्जांपल है, लाइक जिंक लिया मैंने, जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, नाइट्रिक एसिड के साथ करा दी। तो मुझे क्या मिला, यहां से जिंक नाइट्रेट मिला, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस में N2O प्लस में क्या मिला मुझे, H2O। ठीक है, अब मेरा पहला काम, ये तो थी इक्वेशन जिसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बच्चे आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो, हम यहाँ पर पार्शियल इक्वेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में कैसे करेंगे, पहला कंपाउंड जो हमें जिंक दे रहा है, दूसरा कंपाउंड जो हमें नाइट्रिक एसिड से मिल रहा है। तो देखिए जिंक क्या है, आफ्टर रिएक्टिंग विद HNO3, यहां पर याद रखिएगा मैं सिर्फ जिंक का प्रोडक्ट लेके चल रही हूं। वो बस किसकी वजह से, जिंक से में क्या मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट मिल रहा है, NO3 ट्वाइस। ठीक है,
तो बाकी क्या बच गया यहाँ पर, हाइड्रोजन बच गया ना। देखो अगर मैं NO3 हटा देती हूँ तो जिंक नाइट्रेट मिल रहा है, बस यहाँ हाइड्रोजन बच गया। तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ कि भाई मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ पर काउंट नहीं किया क्योंकि मेरे पार्शियल इक्वेशन सिर्फ किसके लिए, जिंक के लिए, तो मैंने इधर 2 हाइड्रोजन लगा दी। अगली इक्वेशन मेरे किसके लिए था, HNO3 के लिए थी। अब यहाँ पर मेरे 2 हाइड्रोजन थे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब इस HNO3 से ही मुझे क्या मिलेगा, N2O मिलेगा, ठीक है। और इसी से ही मुझे क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, N2O मिलेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है मेरे पास में, N2O मिलेगा और H2O मिलेगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगी, बैलेंस करूंगी विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जैसे मैं इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करूंगी वो आप खुद करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। वो रिजल्ट आ जाएगा Zn प्लस में 2HNO3, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा Zn NO3 का ट्वाइस प्लस में 2 हाइड्रोजन, और इसको जब मैं बैलेंस करूंगी तो वैल्यू आ जाएगी 2 ऑफ HNO3 प्लस में 8 ऑफ हाइड्रोजन, एंड यहां से मुझे क्या मिलेगा, N2O प्लस में 5 ऑफ H2O, ठीक है। अब जो मेरा फाइनल स्टेप था, फाइनल स्टेप में क्या कहता है, ये अननेसेसरी पार्ट को आपको हटा देना है। अब अननेसेसरी क्या है कि जो हाइड्रोजन है ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ही क्या किया था बच्चे, लगाया था इधर। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 8 और इधर कितने हैं 2। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 4 ऑफ Zn प्लस में, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 8 HNO3, ठीक है। इधर आ जाएगा 4 Zn NO3 ट्वाइस प्लस में 8 ऑफ हाइड्रोजन, ये एज इट इज आ जाएगा 2 HNO3 प्लस में 8 ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस N2O प्लस में 5 ऑफ H2O। अब यहाँ पर हमारा फाइनल स्टेप आता है इनको ऐड कर लेना। अब आप यहाँ पर देखिए 8 हाइड्रोजन को मैं इधर लेके जाऊं, इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो माइनस का 8 हाइड्रोजन हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हम ऐसे एक दूसरे को इजिली कट कर सकते हैं। तो देखो क्या बचा यहाँ से, 4 ऑफ Zn प्लस में 8 HNO3 ये रहे, 2 ये रहे, तो कितने हो गए 10 HNO3 गिव्स अस क्या आ जाएगा 4 Zn NO3 ट्वाइस प्लस में N2O प्लस में 5 ऑफ H2O। तो ये तो मेथड क्या था आपका, पार्शियल इक्वेशन मेथड। इस तरीके से आप इक्वेशन को डिवाइड करके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले बैलेंस करेंगे, फिर कोई आपने एक्स्ट्रा चीज अगर ऐड की है तो उसको कैंसिल आउट करेंगे और फाइनली आप उसको क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। तो इसके अलावा 2 और मेथड है, वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हम किस में पढ़ेंगे बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला पे अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, पार्शियल इक्वेशन मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करते रहिए, ठीक है। सो बच्चे कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।